हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी एनवायरनमेंट प्लस करंट अफेयर्स, उसका ये पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक आप हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंसेज मिल जाएंगे सभी लेक्चर्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जीएस बाय दिवाकर आपको प्ले स्टोर पर जाके ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ अन्य भी मिल जाएंगी। इसमें अगर आपको ज्योग्राफी से संबंधित सभी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, एंड हिस्ट्री से या फिर कोई एनसीईआरटी वगैरह बुक, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कल तक हमने देखा था यहाँ तक हमने कुछ डेट और कुछ संस्थान थे या फिर कुछ ये कल हमने देख लिया था सब। यहाँ तक का सब कंप्लीट हो गया था, इसके आगे का देखेंगे। अच्छा देखिए, ये जो करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट का सेशन है, ये लेक्चर्स हैं, ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप कोई भी परीक्षा दो, चाहे आप यूपीएससी दो या फिर पीसीएस या फिर नेट, सेट, टेट, सीटेट, एसआई, यूपीएसआई, अन्य कोई भी स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें दो, तो इन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी के लिए भी न देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सभी डेटा कवर किया गया है, जो की पॉइंट हैं उनको भी कवर किया गया है, तो आप इनको आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और ये कब शुरू हुई थी और अब कितनी क्या है। ये सब डेटा आपको करंट से रिलेटेड मिल जाएगा। सब ऐड करके चले हैं, इसमें पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा प्ले स्टोर पर ऐप से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कार्बन गैसों का उत्सर्जन कितना हुआ है 2021 के उपलक्ष्य में, अब तक कितना हो चुका है, ये सब देखेंगे। कौन सा देश अग्रणी रहा है, कौन सा देश लास्ट में रहा है, भारत कौन से देश में रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वो सभी देखेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं साथ में तो नोट्स भी बनाते जाइए। देखिए क्या होता है कि खुद के नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो पक्का हो जाता है हमारा। जब हम दूसरे नोट्स पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, तो एक बार में समझ नहीं आता, दो बार में भी कम ही समझ आता है मुकाबले हम खुद के बनाते हैं उसके। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाते जाइए, ज़्यादा लिखना नहीं है, छोटा छोटा सा लिखना है, कुछ नहीं, बस वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड इतना लिखना है, उत्सर्जन 52 टन हो गया, ऐसे बस छोटा छोटा सा लिखिए, आप की पॉइंट बना के आराम से बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितना हुआ है, 52 अरब टन हुआ है 2021 में। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा रहा है इस बार, चीन है। कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश भारत, यानी कि भारत कौन से नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर। कार्बन डाइऑक्साइड उनके जो शीर्ष उत्सर्जक देश हैं उनके बारे में दिया गया है, किसने कितना किया है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका परसेंटेज में दिया है, ये टन में दिया है। ठीक है, तो पहले नंबर पर चीन आता है, 27% है, 14.1 टन इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये करता है। अमेरिका 11% करता है, अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है आपका 5.7 टन। भारत तीसरे नंबर पर आ गया 3.4 टन। यूरोपीय संघ, इसमें कई सारे देश आ जाते हैं, तो इसमें 3.3 टन। इंडोनेशिया 5वें पर आ गया 1.8 टन। ठीक है, 10 दिए गए हैं इसमें। रूस दिया गया है इसमें 6वें नंबर पर 1.6 टन। ब्राज़ील 7वें नंबर पर आ गया 1.5 टन। जापान 8वें नंबर पर आ गया 1.1 टन। सऊदी अरब का हो गया 0.7 टन। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में इसमें दिया गया है और उनके स्रोत क्या क्या हैं, किन से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, कहाँ से निकलती हैं, तो कौन सी गैस किस से निकलती है ये दिया गया है। तो ये देखते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कौन सा स्रोत होता है, कहाँ से ये निकलती है,
तो यह कैसी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, पूछा जा सकता है कि कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। देखिए मीथेन मानते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस हो गई। इसका मुख्य स्रोत क्या हो गया, कोयला हो गया, कोयले का दहन करा, वनों का काटना, सीमेंट उद्योग, इनसे जो छोटा छोटा धुआं निकलता है ऊपर जो फैलता है उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड, इससे फैलता है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मीथेन। यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, ऑक्सीजन, जीवाणुओं की प्रक्रिया, कोयला खदानों के भीतर से इसका निकलना होता है मीथेन का। कहाँ से, ऑक्सीजन से, जीवाणुओं की प्रक्रिया और कोयला खदानों के भीतर। नाइट्रस ऑक्साइड, यह गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में 8% योगदान देती है। कितना देती है, 8%। इसका मुख्य स्रोत कहाँ से होता है, इसका उर्वरक हो गया और कोयला के दहन से हो गया, यानी कोयला जलाना, इससे भी नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है कोयला दहन से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। हेलो कार्बनिक क्या है, ये एक मानव उत्पादित रासायनिक यौगिक है, मानव द्वारा होती है ये, जिसमें हैलोजन परिवार के तत्व तथा कार्बन और अन्य गैसों से मिलकर बनी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। देखिए आप इनके ये केमिकल नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम ना दे करके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ना दे करके डायरेक्ट HFC PFC ऐसे दे दिया जाता है, तो इनमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप दोनों पढ़ के चलिए, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC हो गया, परफ्लोरोकार्बन PFC हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 हो गया, ये इसमें शामिल है। कैसा, ये मानव उत्पादित रासायनिक यौगिक है, इसमें क्या क्या शामिल है, HFC शामिल है, PFC शामिल है और SF6, ये तीनों गैस इसमें शामिल है, ठीक है। सतही ओजोन, देखिए ओजोन दो होती है, एक तो ओजोन होती है जो आपको वायुमंडल में मिलती है मेसोस्फीयर में जाकर, एक होती है ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ये वो होती है, ये कहाँ पे मिलती है आपको, ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में एक मौजूद है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इससे भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। अगर उसमें पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस सतही ओजोन से होता है, तो आप उसको ओजोन समझ के, जो मेसोस्फीयर में होती है उसको ना समझ कर सतही समझें, ठीक है। तो ये होता है इससे, जो औद्योगिक गतिविधियों की वजह से निकलती है। ये कहाँ पर मिलती है आपको, ट्रोपोस्फीयर में। ग्राउंड सरफेस, जो सरफेस ओजोन होती है वो ट्रोपोस्फीयर में मिलेगी आपको, और ओजोन होती है वो मेसोस्फीयर में मिलेगी, ठीक है। जलवाष्प ये एक प्राकृतिक श्वसन व बाष्पीकरण से प्राप्त होता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जलवाष्प तो आप सभी जानते होंगे, जब पृथ्वी पर जब तापमान बढ़ता है या फिर अपन कोई भी जैसे पानी गर्म करते हैं, उसको उबालने पर उसकी वेपर्स बन के ऊपर जाती हैं ना, उसी को जलवाष्प बोलते हैं। इसमें ये पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा, तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रदूषित जनित बीमारी, उनसे संबंधित अंग, कहाँ पे कौन सी बीमारी है, इसकी शायद एक स्लाइड ऐड नहीं हो पाई है, एक मिनट, इसको हम ऐड करके कल हम पढ़ाएंगे। इनसे आप तब तक ये देखिए, अगर एक स्लाइड ऐड नहीं हो पाई है, ठीक है, सॉरी, इसके लिए हम आपको ऐड इसमें कर देंगे, PDF देंगे तब। इनसे क्या बीमारी होती है ये देख लेते हैं। इससे एस्बेस्टस, धूल होता है, शीशा, पारा, इनकी शायद आधी स्लाइड ऐड हो नहीं पाई हैं, कल हम इसको ऐड करके आपको देते हैं। चलिए कुछ संगठन और उनके जो मुख्यालय हैं वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लंदन में है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो दामोदर को कहते हैं इसको। तो भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर को। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक पाए जाते हैं, तो कौन से प्रदूषक होते हैं वो, आर्सेनिक,
फ्लोराइड, यूरेनियम, ये 3 प्रदूषक जल में पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, कौन से हैं? आर्सेनिक, ये भूमिगत जल को प्रदूषित या फिर दूषित करते हैं, अजैविक हैं ये। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा दिल्ली में। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है ये? कानपुर में, इलाहाबाद में, इनके मध्य पाया जाता है। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है, क्या संकेत देती है? उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जितना अगर BOD बढ़ रहा है तो यानी कि उसका समझो कि जो सीवेज होते हैं उनसे जो प्रदूषित जल आता है उनमें उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो BOD अधिक होगा। BOD जितना ज़्यादा होगा पानी उतना बेकार होगा। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD प्रदूषक सूचकांक है जल का। BOD किस में होता है? ये किस में मापा जाता है? जल में। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, कैसे होता है? चमड़ा उद्योग से होता है। पेयजल में संख्यीय प्रदूषक सर्वाधिक है कोलकाता में। कहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण मिलता है आपका? कोलकाता में मिलता है। ओजोन के बारे में दिया गया है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान होता है, कैसे होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ज़्यादा नुकसान इसमें होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलने वाली गैस कौन सी है? ओजोन है, क्योंकि O3, ठीक है। ओजोन परत स्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में, अभी बताया था आपको। एक ओजोन है, एक सरफेस ओजोन है। जो सरफेस ओजोन है वो आपको ट्रोपोस्फीयर में मिलेगी और ओजोन आपको O3 जो है वो समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, हिंदी नाम अच्छा ये तो उसी का दिया गया है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। एक ही 2-3 बार हो गया है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, कौन सी परत करती है? ओजोन स्फीयर करती है। ओजोन क्षरण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर सरकारी वार्ता प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी ये? 1981 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1985 में हुआ था, वियना सम्मेलन इसको बोलते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये कब किए गए हैं? 16 सितंबर 1987 को। देखिए इन सब की जो डेट हैं, वियना कन्वेंशन क्या है या फिर ओजोन परत से कौन सा किस सम्मेलन किससे संबंधित है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में शायद 7th या 8th में हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देखें, उसमें आपको सारी डेट सीक्वेंस लगी हुई मिल जाएंगी, सम्मेलन मिल जाएंगे, कौन सा सम्मेलन किससे संबंधित है ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे पहले का लेक्चर भी ज़रूर देखें। विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल कौन सा माना जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल माना जाता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा करती है? ओजोन, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। जो ओजोन परत है वो क्या होती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है। इनसे हमें क्या होता है? स्किन डिसीज वगैरह होती हैं, उनसे हमें बचाती है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं, कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा प्रदूषक इसका माना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, क्या बचाती है?
अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ये। ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? यही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण हो सकता है क्या? त्वचा का कैंसर यानी स्किन डिसीज अभी बताया था। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न विकिरण अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी किरणों का। ओजोन किसका अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगाया था। किसने पता लगाया था? ये GW केंटमूर ने। वैज्ञानिक की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ब्रिटिश की टीम ने लगाया था। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर आंकी गई है। ये सारा डेटा आपको NCERT का है मिलेगा, तो ये फैक्ट माना जाता है। NCERT आपका सबसे सही सटीक उत्तर माना जाता है NCERT का, तो आप वही लेके चलें। ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? ओजोन परत से। पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है ओजोन परत। ये देखिए आंसर इसका एक ही है, लेकिन कितने तरह से क्वेश्चन घूम सकता है कुछ नहीं पता। तो इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन इसके बनाने की कोशिश की है कि कहीं से इसमें क्वेश्चन अटके ना जब आप पेपर सॉल्व करो, तो इसीलिए हमने इसमें एक ही चीज़ को लेकर कई सारे पॉइंट बनाए हैं जिससे आपको क्लियर होता जाए। ठीक है। वायुमंडल में किस एक की उपस्थिति में ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषक नहीं होता है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का प्रदूषण नहीं होता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज हम ओजोन परत वाला खत्म ही कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये गलत है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में भी योगदान देती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या नहीं है? ब्लैक के रूप में प्रयुक्त मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक मिनट इसको छोटा कर लूँ, आधा अक्षर इसका कट ही जाता है बस। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से। क्योटो उपसंधि मुख्यतः किससे संबंधित है? ओजोन परत की क्षीणता से ये संबंधित है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? तो कौन सी गैस है ये? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सर्वाधिक विनाश होता है इसका सितंबर से अक्टूबर में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच में देखी जाती है? तो ये मार्च अप्रैल में देखी जाती है। देखिए यहाँ पर मार्च अप्रैल में गर्मी रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका सितंबर अक्टूबर इस टाइम में गर्मी रहती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। लिख लीजिएगा इसको भी, डॉप्सन इकाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ईंट के भट्ठे से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है।
तो आज के सेशन में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं इसको लेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ ले सकते हैं। एक बार ऐप डाउनलोड करना है बस, उसके बाद में आपको पीडीएफ उसको सीक्वेंस से मिल जाएंगी, आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनसे। अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अगर आप पीडीएफ पढ़ के नोट्स बनाना चाहें तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करना है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, मैसेज करना है तो आप इस नंबर पर जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप में भी आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में पार्ट इसका 10 लेकर, ये पार्ट 9 हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद।